जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि शुक्राणु क्या होते हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, किसमें इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि शुक्राणु होता क्या है। शुक्राणु, ठीक है। तो दोस्तों शुक्राणु जो होते हैं वो एक प्रकार के नर युग्मक होते हैं। ठीक है, शुक्राणु जो होते हैं वो नर युग्मक होते हैं। ठीक है, नर युग्मक का मतलब होता है मेल गैमेट। मेल गैमेट होते हैं और इनका निर्माण जो होता है दोस्तों वो मेल के अंदर होता है, यानी कि जो पुरुष होते हैं उनके अंदर इसका निर्माण होता है। पुरुषों के अंदर इसका निर्माण होता है और इसकी जो मात्रा होती है, इसकी संख्या जो होती है वो प्रति मिलीलीटर में लगभग 1.5 से 3.9 करोड़ तक होती है। ठीक है, इसकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 1.5 से 3.9 करोड़ तक इसकी संख्या होती है। इसे क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं या नर युग्मक कहते हैं। इसका निर्माण का होता है जो हैं उनमें इसका निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण जो होता है वो मेल के टेस्टिस में होता है। किस में होता है, मेल के टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। निर्माण किस में होता है, वृषण में निर्माण होता है। ठीक, वृषण में जो निर्माण होता है वो कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है, जनन कोशिकाओं के द्वारा होता है। जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, जनन कोशिका के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, और शुक्राणु को जो पोषण देने वाली सेल होती हैं उनको कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं। शुक्राणु को जो सेल पोषण देती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं, ये कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण देने का काम करती हैं। ठीक है, सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं, शुक्राणु को पोषण देने का काम करती हैं, जिसकी वजह से शुक्राणु जो होते हैं वो जीवित रहते हैं। जीवित रहने के बाद में वो अपनी क्रिया को जो है वो लगातार करते रहते हैं। ठीक है, अब शुक्राणु को निर्माण भी हो जाता है, पोषण भी हो जाता है, यानी कि शुक्राणु पोषण लेके बड़े भी हो जाते हैं। अब इनका जो मेन काम होता है, जो निषेचन करने योग्य होते हैं शुक्राणु, वो किस में होते हैं, तो उनको हम जानते हैं कि शुक्राणु जो होते हैं वो टेस्टिस में बनते हैं, वृषण में बनते हैं। लेकिन शुक्राणु वृषण में बनने के बाद में पोषण लेते हैं, पोषण लेने के बाद में बड़े होते हैं। उसके बाद ये दोस्तों जो वृषण के बाहर, ये जैसे वृषण के ये स्ट्रक्चर है वृषण का, और वृषण के ऊपर इस तरह से घुमावदार नली लगी होती है। इस नली को कहते हैं हम एपिडाइडिमिस कहते हैं। ये वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, एपिडाइडिमिस कहलाता है। एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस में क्या होता है, शुक्राणु जो होता है वो परिपक्व होता है, मैच्योर होता है निषेचन के लिए। ठीक है, शुक्राणु एपिडाइडिमिस में कैसा होता है, परिपक्व होता है। परिपक्व या बोल सकते हैं मैच्योर होता है। मैच्योर होता है किसके लिए, निषेचन के लिए, निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए या निषेचन के लिए। ठीक, उसके बाद ये जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का जो शरीर होता है वो दोस्तों 3 भागों में विभाजित होता है। शुक्राणु का जो शरीर होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, सबसे जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हेड कहते हैं, और बीच में जो भाग होता है उसे मध्य भाग कहते हैं, मिडिल पीस कहते हैं, और जो लास्ट वाला भाग होता है उसे हम टेल कहते हैं। ठीक है, तो हेड के बारे में जानते हैं। सबसे
शुक्राणु के भाग, सबसे जो प्रथम भाग होता है वो क्या कहलाता है, हेड कहलाता है, सिर कहलाता है। ठीक है, तो हेड क्या होता है दोस्तों, ये शुक्राणु के सबसे ऊपर वाला भाग होता है। सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है, सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। ठीक है, इस हेड वाले भाग में एक केंद्रक पाया जाता है। हेड वाले भाग में पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, या फिर कहते हैं कि न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका जो हेड वाला भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। अब न्यूक्लियस जो होता है दोस्तों वो एक प्रकार का मास्टर होता है। किसी भी कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है, कोशिका को अपने कंट्रोल में रखने का होता है। ठीक है, जिस प्रकार से मानव का जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, जो केंद्रक होता है दोस्तों, केंद्रक को क्या कहते हैं, कोशिका का मास्टर कहते हैं। किसी भी कोशिका को कंट्रोल में करने के लिए एक मास्टर की आवश्यकता होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी जो होती है, हमारे बॉडी को, पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। तो हमारी बॉडी का मास्टर कौन कहलाता है, ब्रेन कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से कोशिका में भी एक केंद्रक होता है जिसको कोशिका का या सेल का मास्टर कहते हैं। ठीक है, अब जो केंद्रक होता है उसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। इस तरह से गुणसूत्र के मतलब केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर ये गुणसूत्र है, ठीक है, गुणसूत्र है ये, अगर गुणसूत्र को हम एक तरफ से इस तरह से खींचें, इस तरह से, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गुणसूत्र को एक तरफ से खींचा था, तो उसमें इस तरह से जो स्ट्रक्चर निकल के आया था वो इस तरह का आया था, और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, डीएनए कहलाता है। क्या कहलाता है, डीएनए कहलाता है। तो गुणसूत्र जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, किसके से, डीएनए से और प्रोटीन से। डीएनए से मिलकर बना होता है और प्लस किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो शुक्राणु में जो डीएनए होता है वो डीएनए पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो चाइल्ड में ट्रांसफर करता है। ठीक है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर आपस में निषेचन करते हैं। अब शुक्राणु और अंडाणु दोनों निषेचन करेंगे तो शुक्राणु और अंडाणु के दोनों के केंद्रक आपस में मिल जाते हैं। शुक्राणु वाले से जो पुरुष के कैरेक्टर होते हैं वो चाइल्ड की बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो अंडाणु होता है उसमें जो न्यूक्लियस एक केंद्रक पाया जाता है उसमें जो फीमेल के कैरेक्टर्स होते हैं वो उस चाइल्ड में ट्रांसफर होते हैं। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों में माता और पिता दोनों के कैरेक्टर मिलते हैं जिससे वो चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो केंद्रक में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। ये क्रोमोसोम होता है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये क्रोमोसोम क्या करता है, क्रोमोसोम का कार्य होता है नर और मादा का निर्माण करने का। ठीक है, नर मादा का निर्माण क्यों होगा, जब गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, ठीक है, एक्स गुणसूत्र एक्स के साथ मिलेगा तो मादा का निर्माण होगा, या फिर एक्स गुणसूत्र वाई के साथ मिलेगा तो पुरुष का निर्माण होगा। ठीक है, अब जो हेड होता है दोस्तों, ये हेड वाला जो रीजन होता है वो आकार में कुछ इलोंगेटेड हो जाता है, यानी कुछ पॉइंटेड हो जाता है, नुकीला हो जाता है। जो हेड रीजन होता है वो निषेचन के समय नुकीला हो जाता है, तो इस नुकीले भाग को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, ये नुकीला भाग जो होता है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के समय कैसा हो जाता है, नुकीला हो जाता है। हेड जो होता है वो नुकीला हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और जो एक्रोसोम होता है वो दोस्तों एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है। एक्रोसोम, एक्रोसोम एक प्रकार के केमिकल को रिलीज करता है, एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है, सब्सटेंस को निकालता है, निकालता है। इस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इस सब्सटेंस को हम कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस, एंटी फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस, एंटी फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस कहते हैं इसे। ठीक है,
एंटी फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस कहते हैं। इसी प्रकार से जब एग फर्टिलाइजेशन, वो स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है तो उसका हेड जो है नुकीला हो जाता है और उससे केमिकल निकलता है जैसे एंटी फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, उसी समय पर जो अंडाणु होता है उससे भी एक प्रकार का केमिकल निकलता है, अंडाणु से भी। इसी प्रकार फीमेल के एग से एक केमिकल निकलता है, एक केमिकल सब्सटेंस निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस। ये एग होता है और ये क्या होता है, स्पर्म होता है। ठीक है, इससे फर्टिलाइजेशन सब्सटेंस निकलता है, इससे एंटी फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस। ये फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस और एंटी फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, यानी कि एग जो होता है और शुक्राणु जो होता है, ये दोनों सब्सटेंस जब निकलते हैं तो शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए। ठीक है, किसके लिए होते हैं, निषेचन के लिए अट्रैक्ट होते हैं, तब उसका निषेचन होता है। यानी कि ये सब्सटेंस निकले तो अंडाणु और शुक्राणु आपस में चिपक जाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो हेड होता है ये दोस्तों सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली। दोस्तों शुक्राणु जो होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु मानव शरीर की मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी सेल होती है। ठीक है, शुक्राणु जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी सेल होती है। ठीक, अब जो शुक्राणु का जो हेड होता है वो किसके द्वारा घिरा होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि शुक्राणु जो को मध्य भाग होता है वो नेक के द्वारा जुड़ा होता है। यानी कि हेड जो होता है, हेड के नीचे जो मध्य भाग पाया जाता है, ये आपस में नेक, हेड और मध्य भाग जो होता है वो नेक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब जो मिडिल पीस होता है, मध्य भाग होता है, उसमें हम बात करते हैं कि मध्य भाग जो होता है इसमें दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मिडिल पीस में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी निर्माण करने का, एनर्जी यानी कि ऊर्जा देने का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, ये कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करती है, फूड को ऑक्सीडाइज करती है, यानी कि जो भोजन होता है उसको ऑक्सीडाइज करती है, फिर उससे एनर्जी का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद जो शुक्राणु होता है उसका लास्ट पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। शुक्राणु का लास्ट पार्ट क्या कहलाता है, टेल। शुक्राणु का अंतिम भाग स्पर्म का अंतिम भाग टेल कहलाता है। अंतिम भाग क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। इस भाग के द्वारा शुक्राणु जो होता है वो स्विमिंग करता है। स्विमिंग का मतलब तैरता है। शुक्राणु कैसे कहता है, तैरता है। तैरने का मतलब होता है जब शुक्राणु को फीमेल की योनि में छोड़ा जाता है, स्पर्म को, यानी कि जो वीर्य होता है उसको फीमेल की योनि में छोड़ा जाता है, तो उसमें जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है, वो जो फीमेल की योनि होती है उसमें तैरते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं, एग के तक पहुँचते हैं। यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं उसमें एग जब आ जाता है
ओवरी से निकलने के बाद में एग जब आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन के लिए ये शुक्राणु जो होता है वो तैरते हुए कहाँ तक पहुँच जाता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है, यानी कि जो अंडवाहिनी होती हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया को करते हैं। ठीक है, अब शुक्राणु का निर्माण कहाँ हुआ था, टेस्टिस में हुआ था। परिपक्व कहाँ हुए थे शुक्राणु, मैच्योर कहाँ हुए थे, जो इपिडाइडिमस होता है जो वृषण के ऊपर जस्ट पाया जाता है उसमें ये मैच्योर होते हैं शुक्राणु। ठीक है, दोस्तों शुक्राणु मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद में ये स्टोर कहाँ होते हैं जाके, ये स्टोर जो होते हैं दोस्तों वो शुक्राशय में होते हैं जाके, किसमें होते हैं, शुक्राशय में होते हैं ये शुक्राशय में स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद में जब कॉपुलेशन की प्रक्रिया की जाती है या इंटरकोर्स की जो प्रक्रिया की जाती है उसके बाद सेक्स प्रोसेस होती है, उसके बाद में ये शुक्राणु जो है बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं, फीमेल की वजाइना में रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होने के बाद में ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक था शुक्राणु के बारे में, जिसको हमने ब्रीफ डिस्कस किया, अच्छी तरह से जाना। उसके बाद मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।